बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत को पाकिस्तान ने उधेड़ के रख दिया है, यानी ऐसा कभी पहले भारत के साथ पाकिस्तान ने किया नहीं था। पाकिस्तान की हुकूमतें ऐसा लगता है कि या तो भारत से मरगूब रही हैं या उनके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए हर कीमत पे आगे बढ़ना चाहती रही हैं। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने पहले भारत से कहा कि आओ ताल्लुकात बनाते हैं। भारत ने ताल्लुकात नहीं बनाए, एक कदम भी आगे नहीं आया, बल्कि कश्मीरियों के ऊपर ज़्यादा जुल्म किया। जिसके बाद इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि हर महाज के ऊपर इनको टक्कर देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल हो या बॉर्डर हो, कहीं पे भी हो, वो आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं भारत के साथ, और गुज़िश्ता 70 साल से खड़े हैं। सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में हालात की ख़राबी की, वो कश्मीर है। और कश्मीर को लेकर भारत की हरदर्मी जो है वो ख़त्म नहीं होती। अब एक फैक्ट्स हैं बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने इकट्ठे किए। पहले भी एक डोजियर दिया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कैसे करता है, उसके सबूत क्या है, अफगानिस्तान को कैसे इस्तेमाल करता है, वो कौन कौन से बैंक अकाउंट है भारत के जिनको अफगानिस्तान में भारत इस्तेमाल करता है दहशतगर्दों को पैसा देने के लिए, और उसके बदले में वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। अब हमने ये बताया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है, और ये 131 सफ़ों का डोजियर है। मैंने इसको देखा है, हुकूमत ने इसको अनाउंस किया है। 3 वज़रा इस पे बैठे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा, मुईद यूसुफ और उनके अलावा शीरी मज़ारी, ये लोग वहाँ मौजूद थे। इंसानी हकूक़ का भी मामला था, शीरी मज़ारी वहाँ पे इसलिए थी। तो इसमें 3 अहम चीज़ें इन 131 सफ़हात के अंदर बेनकाब की गई हैं भारत की। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले जिस पोर्शन को एड्रेस किया गया वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम। अब भारत रो रहा है, परेशान है, उनके तोते उड़े हुए हैं कि पाकिस्तान जो कभी जवाब नहीं देता था उसने अटैक क्यों कर दिया है। तो पाकिस्तान ने किस लेवल का अटैक किया ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा आसान करके, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि एक और ऐसा हथौड़ा जो पाकिस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के सर पर मारा है और जिसके बाद वो काफ़ी हद तक सदमे में है, वो भी बताऊँगा आपको मैं। पहली चीज़ जो इस डोजियर के अंदर है वो है मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम। लगातार जंगी जराइम कर रहा है भारत, और उनकी फ़ौज ये बहुत बड़े बड़े जुर्म कर रही है। उनकी तफसीलात हैं इस 131 सफ़ात की रिपोर्ट के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है या मुजाहिदीन वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वहाँ की जो आबादी कहती है कि हमें हर हाल में आज़ादी चाहिए, लोग रोज़ाना आज़ादी का नारा लेकर बाहर निकलना चाहते हैं, ये तहरीक आज़ादी और उसको कुचलने की कोशिशें, इसके ऊपर दूसरा हिस्सा है पूरा। और तीसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सलामती कौंसिल की करारदादें जिनकी खिलाफवर्जी की भारत ने, उस सब का डाटा मौजूद है। और बैनुल-अक़वामी इदारों की जो रिपोर्टें हैं वो भी इसके अंदर लगाई गई हैं। पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट उस वक्त मंजर आम पे लाया, ये सारी रिपोर्टें और ये पूरा डोजियर पाकिस्तान उस वक्त पूरी दुनिया के सामने रख रहा है जिस वक्त मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का इंतकाल हुआ, और उनके बाद भारत ने जो हरकतें की तो फिर पाकिस्तान ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे एक बहुत बड़ा डोजियर पेश किया है। इस डोजियर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी सबसे अहम चीज़ है। पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत, इन्होंने मिलकर बड़ी मेहनत से ये डोजियर तैयार किया है, और ये सिर्फ क़यास-आराइयों पर मबनी नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय मज़ालिम के हवाले से 113 हवालाजात मौजूद हैं। 113 रेफरेंसेस मौजूद हैं, और वो जो 113 रेफरेंस हैं या हवालाजात हैं, अखबारात के हों, बैनुल-अक़वामी मीडिया के हों, बैनुल-अक़वामी NGOs के हों, बैनुल-अक़वामी इदारों के हों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हों, वो जितने भी हवालाजात हैं उनमें पाकिस्तानी हवालाजात या रेफरेंसेस बहुत कम है। इसमें जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसमें 26 जो हवाले दिए गए हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के दिए गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने 26 मरतबा कश्मीर में भारत के हवाले से जो जो लिखा, वो 26 हवाले इसके अंदर शामिल हैं इस डोजियर में। फिर इसमें 41 जो भारत के अंदर से, भारत के अंदर लोगों ने, रहने वालों ने लिखा और भारतीय मीडिया के अंदर लिखा, वो हवाले शामिल हैं। 32 हवालाजात जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के 3432 केसेस हैं जो इस डोजियर के अंदर लिखे गए हैं। और ये जो 3432 केसेस हैं जो इस डोजियर के अंदर लिखे गए हैं, तफसीलात के साथ और हवालों के साथ,
इसमें जो मुजरिम हैं जिन्होंने ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं या जंगी जराइम किए हैं, ये 1128 लोग हैं जिनकी निशानदेही की गई है, जिन्होंने जंगी जराइम में मदद की और जंगी जराइम में शामिल रहे। और इस सारी सूरत हाल में एक मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर भी शामिल है। मकबूजा कश्मीर में होने वाली जंगी जराइम में एक मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स, 4 आईजीज, 7 डीआईजीज, 31 कर्नल्स, 186 मेजर्स और कैप्टन्स और 118 यूनिट्स इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस रही हैं। यह है भारत का चट्टा कट्टा जो पाकिस्तान ने खोला है। इसमें इस डोजियर में यह भी बताया गया है कि भारतीय मुजालिम की वजह से 1 लाख बच्चे कश्मीरियों के यतीम हुए हैं। 1 लाख इमलाक को नुकसान, यानी 1 लाख घर, दुकानें, इमारात, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। जानबूझकर असलहे के जोर पर मजलूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाता है ताकि उनकी आज़ादी की तहरीक को दबाया जा सके। अच्छा, डोजियर के अंदर जो अहम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें यह बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर के 6 अजला के 89 या 99 गाँव में 8652 इज्तिमाई कब्रें अब तक मिल चुकी हैं। अभी भारतीय फौज है वहाँ पे, उनका कंट्रोल है वहाँ पे, तो अब तक इतनी कब्रें मिली हैं, 8652 कब्रें अभी भारत का कंट्रोल है। जब उनका कंट्रोल नहीं होगा तो पता नहीं कितनी मिलेंगी। अच्छा, इसमें से 154 कब्रों में 2-2 अफराद इकट्ठे दफन हैं, जबकि 23 कब्रें ऐसी हैं जिनमें 17 या इससे ज़ायद अफराद दफन किए गए हैं। भारतीय फौज ने 2017 से मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल किए, जिससे 37 कश्मीरी जाँ बहक हुए हैं। 37 कश्मीरी केमिकल हथियारों की वजह से जाँ बहक हुए और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। भारतीय फोर्सेस के हाथों जो इस्मत दरी के वाक़यात हुए, ख़वातीन की इस्मत दरी के, ख़वातीन की इज़्ज़तों पर हाथ डालने के, वो 3850 वाक़यात हैं, जिनमें से 650 ख़वातीन को तो कत्ल कर दिया गया भारतीय फ़ौज और इदारों की जानिब से। यह भी बताया गया है, डोजियर में द गार्जियन का हवाला दिया गया कि 10,000 कश्मीरियों को जबरी लापता कर दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, इंटरनेशनल अदारे कह रहे हैं कि 10,000 कश्मीरियों को जबरी लापता कर दिया गया है। भारतीय फोर्सेज ने 2014 से अब तक 120 कश्मीरी बच्चों को फायरिंग करके कत्ल किया है। बच्चे 120। इन मालूमात के मुताबिक भारतीय फोर्सेज की जानिब से इस्तेमाल की गई पैलेट गन से 1253 छोटी उम्र के जो लड़के हैं, नौजवान लड़के, वो नाबीना हो गए हैं। 1253 नौजवान लड़के नाबीना हो गए। 15,438 जो हैं वो बदतरीन ज़ख्मी हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने मुहासरा और सर्च ऑपरेशन के नाम पर 6,480 इमलाक को तबाह किया और ऐसे ऑपरेशन की तादाद मजमूई तौर पर 15,495 है। ये इस किस्म का जुल्म है जो भारत ने मकबूजा कश्मीर में किया है। भारत ने 6 ऐसे ड्रैकोनियन लॉज या ड्रैकोनियन कवानीन वहाँ पे बना रखे हैं जो किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। और इस वक्त मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस खित्ते में दाइश का सबसे बड़ा मरकज़ कहाँ पे है। तो भारत में दाइश के 5 तरबियती कैंप्स हैं जो काम कर रहे हैं और ये भी इस डोजियर में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये डोजियर बहुत तफसीली है, बहुत लंबा है। इसकी तफसीलात मैं वक्तन फ़वक्तन आपको देता रहूँगा और भारत को बेनकाब करते रहेंगे। ये एक वन लाइनर था जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने भारत को दोबारा उधेड़ के रख दिया है। क्या आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रखें, आप नवाज शरीफ से या आसिफ अली जरदारी साहब से तवक्को कर सकते थे कि उनके दौर में भारत के खिलाफ इस लेवल का डोजियर आएगा? और इससे पहले भी एक डोजियर आ चुका है। क्या इस तरह कोई भारत को जवाब देगा? क्या इस तरह कोई अमेरिका को और यूरोप को जवाब देगा? ये तवक्को आप नहीं कर सकते थे। बौखलाहट का शिकार हो गया जी भारत का मीडिया। कभी वो वीडियो गेम दिखाते हैं, अभी इसको भी ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, पाकिस्तान ने आपका असल चेहरा दिखाया है। कभी वीडियो गेम दिखाते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तानी तैयारे लड़ रहे हैं। कभी शान की फुटेज दिखाते हैं, जनाब ये वो फिल्म का सीन है, उसमें दिखाते हैं कि जी एसएसजी कमांडो है और ये वहाँ पे पंजशेर में मारा गया और ये शहीद हो गया और ये इसकी लाश छुपा के रातों रात दफना दी गई है। कभी वो ये करते हैं। अभी उन्होंने एक और अजीब काम किया है, झूठी खबरें तो वो दे ही रहे थे। भारतीय मीडिया ने कहा कि अफगानिस्तान में अब्दुल्ला एक बड़े रिनाउंड पॉलिटिशियन है अफगानिस्तान में, अब्दुल्ला को अफगान तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो फिर अब्दुल्ला ने उसकी खुद तरदीद की कि भाई मैं नहीं गिरफ्तार हुआ, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। कभी कोई खबर देनी हो भारतीय मीडिया ने तो तसल्ली कर लिया करें, पूछ लिया करें आप, मैं अवेलेबल हूं, कोई गिरफ्तार नहीं हूं, मैं इसकी तरदीद करता हूं। यह अब्दुल्ला ने कहा है। भारत की तकलीफ की वजह क्या है, वो ऐसी चीजें करता क्यों है? देखिए, वो इस बात को समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान एक हकीकत है और एक ताकत है, और पाकिस्तान को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकेगी, भारत जितनी मर्जी कोशिश करे। जब भी पाकिस्तान रेलिवेंट होता है भारत को तकलीफ होती है। अब पाकिस्तान ने एक्चुअली एक बड़ी अहम मीटिंग की है एक दिन पहले, उस पर भारत को बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ उठ रहा है। और वो मीटिंग क्या थी? DGISI ने उसकी सदारत की, उसकी मेज़बानी की, और उनकी मेज़बानी में चाइना का इंटेलिजेंस चीफ, वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान से होकर गया है। अभी अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान से होकर गया, मिलकर गया आर्मी चीफ को भी, DGISI को भी। इमरान खान साहब तो मुंह ही नहीं लगाते, मिलते ही नहीं उसको। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं इससे नहीं मिलना चाहता। बहरहाल ये पाकिस्तान से होकर गया अमरीकी, जबकि रूस का इंटेलिजेंस चीफ, चाइना का इंटेलिजेंस चीफ, ईरान का इंटेलिजेंस चीफ, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 3 मुल्कों का जो सेंट्रल एशिया के हैं, इनके भी इंटेलिजेंस चीफ जो है वो DGISI की मेज़बानी में बैठे और बैठकर उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें तय की हैं। मैं आपको भी बताता हूं कि तय क्या हुआ है, जो सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है। लेकिन पहले आप ये देख लें कि ये मुल्क कौन से हैं। इसमें अफगानिस्तान के नक्शे को आप निकाल लें, बल्कि ये मैं आपके लिए निकाल लेता हूं। आप ये नक्शा देखें, इसके एक तरफ पाकिस्तान है, फिर आगे बढ़ें तो ऊपर की तरफ जाएं तो एक तरफ इसके चाइना है, फिर आप आगे बढ़ें तो ताजिकिस्तान है, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो उज़्बेकिस्तान है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो तुर्कमानिस्तान है, फिर आप आगे जाएं तो आपको वहाँ पे ईरान आ जाता है, ईरान से आगे बढ़ें तो वापस पाकिस्तान आ जाता है। तो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। इसमें पाकिस्तान से लेकर ये 6 मुल्कों ने इसको घेरा हुआ है 6 तरफ से। यही 6 मुल्क सबसे बड़े फ़ायदेमंद होंगे अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है तो, और यही 6 मुल्क तजारत के लिए अफ़गानिस्तान के रस्तों को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक मुल्क ऐसा है इस मीटिंग में, यानी 6 मुल्क ये तो थे, 7वां कैसे बीच में आ गया? 7वां मुल्क वो है जो अफ़गानिस्तान के साथ उसकी बाउंड्री नहीं लगती लेकिन उसके मफादात हैं, वो है रशिया, रूस, उसको बिठाया गया। तो इस तरह ये 7 मुल्क हैं जो मिलकर बैठकर फैसला कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन लाने में फर्दर क्या करना होगा। और पाकिस्तान का रोल क्योंकि सबसे अहम है, सब मानते हैं, लिहाजा पाकिस्तान से गाइडेंस ली गई है और पाकिस्तान के साथ तय किया गया है अहम जिम्मेदारियां भी पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेंगी इन मुल्कों के साथ मिलकर। रूस आ गया, भारत नहीं आया। भारत भी इस गेम का हिस्सा हो सकता था, सिर्फ हटदर्मी ना करता, सिर्फ कश्मीर के मामले के ऊपर जाती अना का मसला बनाने की बजाय वो आलमी इदारों की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल कर लेता, तो आज भारत भी इसका हिस्सा होता, अमन से रहते पाकिस्तान के साथ। लेकिन उनको कोई चीज़ चैन नहीं लेने देती, और ये भी जो मीटिंग है उनको चैन नहीं लेने दे रही और लेने भी नहीं देगी। अब ये जो मीटिंग हुई है इसका बुनियादी एजेंडा क्या है? नंबर 1 कि अफगानिस्तान को सपोर्ट कैसे किया जाए। इस वक्त बैनुल-अक़वामी ताकतें, इस वक्त बड़े बड़े मुमालिक, मगरब का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद या नेटो की एक बहुत बड़ी ताकत, वो अफगानिस्तान से निकलकर वापस चली गई है। और उनके जाने के बाद अफगानिस्तान की जिम्मेदारी मकामी मुमालिक ने संभालनी है। अगर दोबारा अफगानिस्तान से कोई शोले बुलंद होते हैं दहशतगर्दी के, या अफगानिस्तान के अंदर कोई हालात ख़राब होते हैं, तो दुनिया को फिर मौका मिलेगा कि दोबारा इस खित्ते में आकर इंटरवीन करें। अब दुनिया की इस खित्ते में मुदाखलत रोकने के लिए इन मुल्कों ने यह फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, ऐसे हालात पैदा नहीं होने दिए जाएंगे कि दोबारा दुनिया इस खित्ते, अफगानिस्तान या इस एरिया की तरफ कोई उंगली उठा सके या हमले का सोच सके। क्योंकि ताकत में तो ये मुल्क बहुत बड़े हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, बड़े तगड़े मुल्क हैं। लेकिन ताकत सारा कुछ नहीं होती। आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ, बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के साथ आपको चलना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के हालात जो है वो कंट्रोल रहें। अगर यहाँ पे गुर्बत आती है, हालात को ख़राब किया जाता है, तो दाइश जैसी तंजीमें, अलकायदा जैसी तंजीमें यहाँ पे दहशतगर्दी को बढ़ावा देंगी। और जैसे जैसे दहशतगर्दी बढ़ेगी तो दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी जाएगी तो उसका इल्ज़ाम इस खित्ते पे लगा के दोबारा एक जंग मुसल्लत की जा सकती है। वो सूरत हाल पैदा ना हो, दोबारा खित्ते में अमेरिका ना घुस पाए, दोबारा खित्ते में यूरोप ना घुस पाए, उसके लिए इस मुल्क के जो बड़े हैं, जो दिमाग हैं,
जितने थिंक टैंक्स हैं, यानी आप दिमाग कहते हैं किसी मुल्क का उसके इंटेलिजेंस चीफ को, तो वो जो उस मुल्क के दिमाग हैं उन्होंने सर जोड़कर फैसला करना शुरू किया है कुछ आम चीज़ों का, कि ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि दोबारा बैरूनी ताकतें इस खित्ते में ना आए और इस खित्ते की जिम्मेदारी खुद उठाई जाएगी। इन अफगानों को और तालिबान को माशी तौर पर सपोर्ट किया जाएगा और इस कदर सपोर्ट किया जाएगा कि ये अकेले भी ना पड़े और इनके यहाँ पे दहशतगर्दी भी ना हो, और फिर जो इकोनॉमिक मॉडल है इस खित्ते का पूरा उसको बनाया जाएगा और उसमें सिक्योरिटी के तरीक़ेकार वज़ा किए जाएंगे। यानी ताजिकिस्तान किन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है ये तय किया जाएगा, उज़्बेकिस्तान की क्या ड्यूटीज़ हैं ये तय किया जाएगा, तुर्कमानिस्तान को कहाँ तक क्या करना है, ईरान को क्या रोल प्ले करना है, कहाँ तक करना है ये तय किया जाएगा, पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा, किन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, चाइना क्या सपोर्ट दे सकता है, रशिया कहाँ खड़ा है और वो क्या करना चाहता है इस सारे में। तो इन सब ने मिलकर एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन बना ली है और ये एक पहली मीटिंग थी और ये एक अलामती मीटिंग थी। इसमें जो सरबराहान है वो बैठे हैं। अब बाकायदा भारत के लिए इससे ज़्यादा बुरी खबर ये है कि ये तमाम इंटेलिजेंस चीफ अपने अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर देंगे जो इकट्ठे होकर अक्सर बैठा करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी ये जो 7 मुल्क हैं इनके इंटेलिजेंस के नुमाइंदे अब मिलकर काम करने वाले हैं अफगानिस्तान में, ताकि अफगानिस्तान में अमन भी आ जाए, CPEC भी आगे बढ़े और ये खित्ता तिजारत करके, प्रोडक्शन करके, अपने हालात को बेहतर करके एशिया की सदी का आगाज़ करे। इसमें चाइना का और रशिया का बड़ा अहम किरदार होगा। अब भारत रोता है तो रोता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।